नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर, सैन्य संचालक पप्पू श्रीवास हिरासत में, वायरल वीडियो पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। बिलासपुर से दिल्ली मुंबई वंदे भारत की खबर निकली अफवाह, रेलवे ने किया खंडन, सोशल मीडिया पर वंदे भारत का दावा निकला फर्जी। 16 साल से एक ही पद पर जमे भृत्य, पदोन्नति की फाइल पर लगी धूल, शिक्षा विभाग में प्रमोशन अटका। प्यार का झांसा देकर दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था रिश्ता। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्टैंड पर चल रही दबंगई का सच सामने आने के बाद हालात पलट गए हैं। वायरल वीडियो में स्टैंड के कर्मचारी को पुलिस का नाम लेकर आम लोगों को धमकाते और पप्पू श्रीवास का हवाला देते देखा गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने खुद दखल देते हुए सख्त निर्देश जारी कर दिए। पुलिस कार्रवाई इतनी तेज हुई कि धमकी देने वाला नाम चर्चा से सीधे हिरासत तक पहुंच गया। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट और वायरल वीडियो ने पूरे मामले की कहानी बदल दी। स्टेशन के स्टैंड पर कर्मचारी खुलेआम यह कहते सुने गए कि किसी भी थानेदार से पप्पू श्रीवास का नाम पूछ लो, सब जानते हैं। वीडियो में दबंग रवैया, पुलिस का नाम लेकर भय फैलाना और खुद को अजय बताने वाला अंदाज साफ नजर आया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो एसएसपी ने बिना वक्त गंवाए पप्पू श्रीवास को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही स्टैंड के संचालक और कर्मचारियों पर भी जांच का शिकंजा कस चुका है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि स्टेशन परिसर में धौंस, धमकी और पुलिस की छवि का दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो स्टैंड जो है, साइकिल स्टैंड है या मोटरसाइकिल स्टैंड है, वो उनका रेलवे की तरफ से टेंडर होता है, उसमें जो भी लिया रहता है। लेकिन अगर कोई किसी थाने के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है, यदि किसी को डरा धमका रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने अभी निर्देशित किया है, उसको पकड़ें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो भी वो स्टैंड चला रहा है, जिसने भी ठेका लिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें कि वो ऐसे कर्मचारियों को वहाँ पे किस तरीके से रखा है कि जो आम पब्लिक से या जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं उनके साथ अगर बदतमीजी कर रहा है और ठीक से आचरण नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रेलवे स्टेशन स्टैंड विवाद ने नया मोड़ लेते हुए शहर में हलचल मचा दी है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेशन में स्टैंड संचालक केवल रेलवे की टेंडर प्रक्रिया से होता है, न कि किसी दबंग नाम पर। ऐसे कर्मचारी जो लोगों को डराकर दबाव बनाते हैं, वे अब कानून के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। एसएसपी ने तोरवा पुलिस को भी निर्देश दिया है कि स्टैंड संचालक और उसके गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। पप्पू श्रीवास का नाम लेकर डराने वालों की हेकड़ी अब पूरी तरह निकल चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के अंतर्गत 23 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युग कवि के नाम से चर्चित कुमार विश्वास की मौजूदगी प्रस्तावित है, लेकिन इसे लेकर जनहित के पैसों के उपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। शहर भर में कार्यक्रम के प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टरों से पहले ही भारी अव्यवस्था फैली हुई है। इन्हीं पोस्टरों के कारण कुछ समय पहले एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी। अब जनता तय करेगी कि यह कवि सम्मेलन जनहित में जरूरी है या फिर सरकारी धन का दुरुपयोग, जिसका फैसला अब आम जनता खुद करेगी। 23 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इतने बड़े टेंट लगाकर एक कवि सम्मेलन में किया जाना जरूरी था, जहां पे करोड़ों रुपए खर्च सड़कों पे होनी चाहिए, लोगों के जीवन के सुधार पर होनी चाहिए। करोड़ों खर्च करने के बाद इतना बड़ा टेंट लगाया गया यहाँ पे,
इन्हीं पोस्टरों की वजह से एक सड़क हादसा हुआ था। अब फिर वही हालात पैदा हो रहे हैं और सड़कें पूरे पोस्टरों से सज चुकी है। क्या ये खर्च जरूरी था एक सम्मेलन करने के लिए, या फिर ये खर्च आम जनता के लिए होना था? दिसंबर को पुलिस ग्राउंड मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी कल 23 दिसंबर को। अब सवाल ये होता है कि जहां पे करोड़ों रुपए खर्च सड़कों पे होनी चाहिए, लोगों के जीवन के सुधार पर होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर होनी चाहिए, क्या वो खर्च इतने बड़े टेंट लगा कर एक कवि सम्मेलन में किया जाना ज़रूरी था? ये सोचने की बात है। और इस खास कार्यक्रम में, इस खास कवि सम्मेलन कार्यक्रम में युग कवि का आगमन हो रहा है। अब वो युग कवि कौन है, ये हम आपको कुछ देर में बताने जा रहे हैं। पहले तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं इधर का। करोड़ों खर्च करने के बाद इतना बड़ा टेंट लगाया गया यहाँ पे। और जो जिस युग कवि की हमने बात किया है, वो युग कवि दरअसल हम नहीं कह रहे, वो भाजपा सरकार में लगी ये बैनर पोस्टर बता रही, जहाँ पे डॉक्टर कुमार विश्वास के नीचे ठीक युग कवि लिखा गया है। आप देख सकते हैं पोस्टरों में। बिलासपुर की सड़कें आज पोस्टरों से लबालब भर चुकी है। आपको बता दें, इन्हीं पोस्टरों की वजह से एक सड़क हादसा हुआ था महमाया चौक के दरमियान रात में, जहां युवक की मौत हो गई थी। और उसके बाद निगम की कार्रवाई लगातार इन बैनरों और पोस्टरों पर की गई। अब क्या हो गया है, अब फिर वही हालात पैदा हो रहे हैं और सड़कें पूरे पोस्टरों से सज चुकी है। जहां पर जाएंगे केवल और केवल इस कवि सम्मेलन के पोस्टरों को आप पाएंगे। तो बताइए, जो करोड़ों का खर्च किया जा रहा है यहाँ कवि सम्मेलन में, क्या वो लोगों के हित के, जनता के हित के लिए नहीं किया जाना था? अब आप खुद डिसाइड करें कि ये कितना सही है और कितना गलत। क्या ये खर्च ज़रूरी था एक सम्मेलन करने के लिए, या फिर ये खर्च आम जनता के लिए होना था? कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को 37 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अवैध धान का खेल भी तेज हो गया है। शासन द्वारा तय समर्थन मूल्य से अधिक दाम की लालच में कुछ किसान और कारोबारी नियमों को ताक पर रखकर धान की अवैध खरीदी बिक्री में जुट गए हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और कृषि उपज मंडी समिति ने जिले भर में सघन अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत मंडी क्षेत्र में लगातार निरीक्षण और सघन जाँच की जा रही है। इस दौरान बिना वैध दस्तावेजों के धान का परिवहन, अवैध भंडारण और गैर कानूनी खरीदी बिक्री के कई मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मंडी क्षेत्र अनुसार 40 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान करीब 2000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जिसे मंडी परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध धान कारोबार से समर्थन मूल्य व्यवस्था प्रभावित होती है और इसका सीधा नुकसान वास्तविक किसानों को उठाना पड़ता है। शासन की मंशा साफ है, किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर ही बेचे ताकि उन्हें पूरा लाभ मिले और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में मंडी क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अवैध धान खरीदी, बिक्री, भंडारण या परिवहन में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। जिला स्तर पर टीम बनी हुई है, उड़न दस्ता टीम है, जिसमें तहसीलदार ब्लॉक स्तर पे हैं, सब डिवीज़न स्तर पर एसडीएम्स की निगरानी पे कलेक्टर सर के निर्देश के अनुसार में काम चल रहे हैं और लगभग 40 प्रकरण भी बन चुके हैं और 2000 क्विंटल से अधिक की जब्ती की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। मतलब अवैध रूप से जो भी कोचिया बिचौलिए वगैरह लाइसेंसधारी हैं उन पे निगरानी लगातार की जा रही है और सतत कार्रवाई चल रही है। जिन राशन कार्ड धारियों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उन हितग्राहियों के लिए बदले हुए कैलेंडर का पहला महीना यानी जनवरी मुसीबत का पैगाम लेकर आने वाला है। दरअसल प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है, जनवरी में उन्हें राशन नहीं मिलेगा, जिसके बाद हितग्राहियों में हड़कंप का माहौल है। तो खाद्य विभाग के दफ्तर में भारी भीड़ जुटने लगी है। विभाग पिछले 1 साल से लगातार कार्डधारियों से केवाईसी कराने की अपील कर
कर रहा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें जनवरी महीने में राशन नहीं मिलेगा। इसी डर के चलते अब लोग सुबह ऑफिस खुलने से लेकर देर शाम तक खाद्य विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं और केवाईसी अपडेट करा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 5,66,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें 18,28,000 सदस्य दर्ज हैं। इनमें से अब भी 1,85,000 सदस्यों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। ये सभी एपीएल श्रेणी के कार्डधारी हैं। लगातार प्रयासों के बावजूद 100% केवाईसी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए शासन को यह सख्त फैसला लेना पड़ा। विभाग की साफ अपील है, आज केवाईसी कराएं, तभी जनवरी का राशन पाएं। क्योंकि राशन कार्ड में नाम जुड़ना और कटना सामान्य प्रक्रिया है, तो नए सदस्यों के नाम जुड़ते जा रहे हैं तो उनको भी केवाईसी कराना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे ज़िले पे 18,26,000 लगभग सदस्य हैं राशन कार्ड पे, उनमें से लगभग केवल 1,64,000 लोगों का, जिसमें एपीएल वाले भी शामिल हैं जो जनरली खाद्यान्न नहीं लेते हैं, तो उन सभी को मिला के 1,64,000 लोगों के द्वारा भी ई केवाईसी नहीं कराया गया है। तो विभाग आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता है कि वो लोग ई केवाईसी करा लें और अपनी पात्रता के आधार पे इंटाइटलमेंट या खाद्यान्न उनको मिलने लगेगा। यदि किन्होंने ई केवाईसी नहीं कराया है तो चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश थे, उसके आधार पर विगत 3 वर्षों से ई केवाईसी के कार्य चल रहे हैं और विभाग लगातार इसमें काम कर रहा था। यदि किसी ने ई केवाईसी नहीं कराया है तो आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि वो अपने नज़दीकी पीडीएस दुकान में जाएं और वहां पर ई केवाईसी वहां के ई पोस्ट मशीन में करा लें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बिना पुष्टि के इस खबर को तेजी से शेयर कर रहे हैं। नतीजा ये है कि यात्रियों के बीच उम्मीदों के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी बन गई है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है बिलासपुर से सीधे नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। कुछ पोस्ट में तो कथित टाइम टेबल और रूट की जानकारी भी साझा की जा रही है। इससे कई यात्री टिकट बुकिंग और यात्रा की योजना बनाने लगे हैं। लेकिन जब इन वायरल दावों की सच्चाई की पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। बिलासपुर रेल मंडल ने सोशल मीडिया पर फैल रही इन खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए किसी भी नए वंदे भारत ट्रेन को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों का रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस तरह की अफवाहें यात्रियों को गुमराह करती है और अनावश्यक भ्रम पैदा करती है। यदि भविष्य में किसी नई ट्रेन को शुरू करने या किसी रूट में बदलाव का निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल मंडल द्वारा आधिकारिक माध्यम से दी जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी खबर पर आंख बंद कर भरोसा न करें। टिकट बुकिंग या यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, नोटिफिकेशन या अधिकृत स्रोत से ही जानकारी लें। ये पूरी तरीके से गलत खबर है, इसका मैं खंडन करता हूँ। इस प्रकार से फिलहाल अभी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है। हमें सूचना प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के आपको बताया जाए। फिलहाल बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन चलने की खबर महज अफवाह है। ऐसे में यात्रियों को सतर्क रहने और सही जानकारी के आधार पर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश के डी ग्रेड स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए ठोस कदम उठाया गया है। जिले के डी ग्रेड स्कूलों को अब जनप्रतिनिधि और अधिकारी गोद लेंगे और नियमित रूप से इनका निरीक्षण करेंगे। इसका मकसद है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत प्रदेश के 56,000
895 सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराया गया था। इस सामाजिक सर्वेक्षण में सामने आया कि 9,540 स्कूल डी ग्रेड में हैं, जिन्हें सबसे कमजोर श्रेणी में रखा गया है। वहीं 16,785 स्कूल ए ग्रेड में पाए गए, जबकि 47,355 स्कूल ए, बी और सी ग्रेड में रहे। सोशल ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि कई डी ग्रेड स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को न तो गिनती का ज्ञान है और न ही अक्षर पहचान की समझ। इसी गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए अब इन स्कूलों को गोद लेने की योजना बनाई गई है। योजना के तहत जनप्रतिनिधि और अधिकारी इन स्कूलों का चयन करेंगे और साल में कम से कम 2 बार स्कूलों का भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान पढ़ाई, बच्चों की उपस्थिति, शिक्षण स्तर और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर स्कूलों की सूची भी तैयार कर ली गई है और निरीक्षण की निगरानी के लिए एक विशेष ऐप भी बनाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से डी ग्रेड स्कूलों में तेजी से सुधार होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अब देखना होगा कि यह अभियान कागजों तक सीमित रहता है या सच में स्कूलों की सूरत बदल पाता है। गोद लेने का नहीं है, उस स्कूल में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनका स्तर सुधर जाए और डी ग्रेड से बढ़ जाए, वो बी ग्रेड में आ जाए, ए ग्रेड में आ जाए। एक अच्छा पहल है वो। सर, उसको सुधार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उनके सुधार करने के लिए उनके एक तो हर एंगल पे उसको देख रहे हैं, हर दृष्टि से उसको, कि विद्यालय जो है समय पे संचालित हो, विद्यालय में समय पर शिक्षक और छात्र उपस्थित हो जाए। उसके बाद उनकी गुणवत्ता को भी सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हॉकी नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में एक बार फिर खेल का रोमांच अपने चरम पर है। चिखली स्कूल मैदान में आज से 5वीं रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का भव्य शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने स्टिक चलाकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत की। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश के अलग अलग राज्यों से आई 12 नामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले ही दिन खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। राजनांदगांव की खेल प्रेमी जनता के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। अखिल भारतीय स्तर के इस हॉकी टूर्नामेंट में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की टीमें अपनी दावेदारी पेश कर रही है। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही निकलकर खिलाड़ी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्होंने जल्द ही चिखली क्षेत्र में एक नए हॉकी मैदान के निर्माण की घोषणा भी की है। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार और कबीरधाम की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर टूर्नामेंट में विजय अभियान की शुरुआत की। न केवल चिखली और चिखली के आसपास के बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण दिया वर्षों में, और उनमें से आज करीब 100 बच्चे खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर के टीम में प्रवेश पा रहे हैं। और ये गरीब बच्चे जिनको हॉकी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना, उनके लिए ड्रेस की व्यवस्था करना, उनको प्रतियोगिता में भेजना, ये अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ मृणाल काम कर रहा है। उसकी वजह से आज पूरे राजनांदगांव के हॉकी का एक बार पुनर्जीवित हुआ है। और ये मैं कहता हूँ बीजारोपण है पुराने हॉकी के जो राजनांदगांव की पहचान रही है, उसको पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास। यही बच्चे जो आज खेलते हुए दिख रहे हैं आपको, चिखली और आसपास के राजनांदगांव के बच्चे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे मृणाल किया है। और एक नई पौध तैयार करने का बहुत बड़ा काम इस आयोजन के माध्यम से हो रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस प्रतियोगिता का फॉर्मेट बेहद खास रखा गया है। आयोजनकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे ने बताया कि टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट पद्धति पर खेला जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना है, इसलिए 50% टीमें छत्तीसगढ़ की और 50% बाहरी राज्यों की रखी गई है, ताकि हमारे युवाओं को खेलो इंडिया सेंटर्स और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव मिल सके। उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे हैं। प्रदेश के बाहर की टीमों में यदि बात किया जाए तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी टीमें हैं। 50-50 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को यहाँ की टीमों को भी
अवसर मिले बाहर के प्रदेश के टीमों के साथ खेलने की। और आज दिनांक 21 से 28 तक इस प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उपस्थित खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का प्रबंध यहाँ पर संस्था के द्वारा किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली फ्लैश हॉकी स्टिक प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों को विजेता और उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार सरदार स्वर्गीय सुरजीत सिंह भाटिया जी के स्मृति में बलदेव सिंह भाटिया जी के द्वारा प्रदान की जाएगी। विजेता टीम को 31,000 रुपए और उपविजेता को 21,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। फिलहाल अमरावती, राउरकेला, गाजीपुर और दुर्ग जैसी टीमें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शिक्षा विभाग में प्रमोशन की आस लिए सैकड़ों कर्मचारियों को निराशा ने बुरी तरह घेर लिया है। इसकी एकमात्र वजह 16 से पदोन्नति की फाइलों पर जमी धूल है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग में पदस्थ भृत्यों का दर्द अब खुलकर सामने आने लगा है। उन्हें अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि साल 2010 के बाद से अब तक एक भी पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में नियमित तौर पर प्रमोशन हो रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 533 नियमित भृत्य कार्यरत हैं। हैरानी की बात यह है कि सहायक ग्रेड 3 के 52 पद आज भी खाली पड़े हैं। नियम साफ कहते हैं कि इन पदों को भृत्यों की पदोन्नति से भरा जाना चाहिए, लेकिन विभाग मानो आंख मूंदे बैठा है। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि विभागीय लापरवाही ने कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। संघ के जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद गेंदले का कहना है कि कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। कर्मचारियों का सवाल सीधा है, जब मुंगेली जिले में हर 3 साल में सेटअप के अनुसार पदोन्नति हो सकती है, तो बिलासपुर में 16 साल का इंतजार क्यों? भृत्य संघ के सभी पदाधिकारी और सभी संघ के नेता लोग लगे हुए हैं। 2009-10 से पदोन्नति हुआ है, इसके बाद 16 साल से पदोन्नति नहीं हुआ है। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से कि हमारा पदोन्नति किया जाए, पर पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है। और सभी विधायक सांसदों से भी निवेदन किए हैं। शिक्षा मंत्री भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री को आवेदन दिए हैं, आश्वासन दिया है और अभी तो कुछ हुआ नहीं है। आगे आंदोलन करेंगे हम लोग, उग्र आंदोलन, और कलम बंद करके, काम बंद करके आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सालों के समर्पण का अपमान है। अब भृत्य सीधे शासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, ताकि पदोन्नति की रुकी फाइल आगे बढ़े और उनके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब को लेकर हमले की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ और पैसे की मांग करने वाले ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में आरोपी दिनेश जायसवाल उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे आरोपी ने राजा वर्मा से शराब पीने के लिए रकम मांगी। राजा के इनकार करते ही दिनेश भड़क उठा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विवाद के दौरान आरोपी ने धारदार वस्तु से राजा वर्मा के गर्दन और शरीर के हिस्सों पर वार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। सिरगिट्टी क्षेत्र में 4 व्यक्तियों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी, जिसके चलते
चारों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वे आपसी गुटबाजी और झगड़े की तैयारी में शामिल थे। इसके अलावा मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस जानकारी के आधार पर आरोपी कुणाल धीरज, सदिल अली उर्फ शाहरुख अली, प्रदीप प्रजापति और श्यामलाल यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। उन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। कार्रवाई इसलिए की गई ताकि किसी बड़ी हिंसक घटना या हमले की स्थिति पैदा होने से पहले ही आरोपियों को रोका जा सके और अपराध की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। सुकमा जिले में लगातार जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धि मिली है। सीआरपीएफ और जिला सुकमा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मीना घट्टा क्षेत्र में घने जंगल और पहाड़ी इलाके में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर नक्सलियों की अवैध हथियार एवं विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री का पता लगाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसमें सिंगल शॉट राइफल, कारतूस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर शामिल हैं। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती ने सरकंडा क्षेत्र की एक युवती की जिंदगी को गहरे आघात में बदल दिया। युवक ने पहले प्रेम का झांसा दिया, फिर सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लगातार प्रताड़ना झेल रही पीड़िता ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला सरकंडा क्षेत्र का है, जहां निवासरत एक युवती की पहचान करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर बेलगहना के सोनपुरी निवासी अरुण कुमार भानु से हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ युवक ने प्रेम संबंध का झांसा दिया और विश्वास हासिल कर लिया। 9 सितंबर 2024 को आरोपी बाइक से युवती को घुमाने के बहाने बिलासपुर लेकर आया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने अपने मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। यहाँ से ब्लैकमेल का खेल शुरू हो गया और युवक वीडियो की आड़ लेकर युवती का शारीरिक शोषण करने लगा। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके साथ अरुण कुमार भानु नाम का व्यक्ति जो बेलगहना कोटा का रहने वाला है, उसने उसके साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती की और उसके साथ दोस्ती कर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। और जब पीड़िता ने उसे शादी करने के लिए बोला तो वह लगातार उसे घुमाता है। जब पीड़िता को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ जो आरोपी हैं उसने उसके साथ गलत कृत्य किया है, उसने थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज की, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसे रिमांड पे भेजा गया है। युवती ने आरोपी से विवाह की बात कही तो उसका व्यवहार हिंसक हो गया। आरोपी ने मारपीट करना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा और आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई। अंततः उसने सरकंडा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और IT एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में गंभीर हादसा हो गया है। घटना बूढ़ा महादेव मंदिर के पास रविवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदार दीनदयाल निषाद मंदिर के पास एक घर में टैंक बनवा रहे थे। काम के दौरान राजमिस्त्री सुंदर सूर्यवंशी और एक महिला श्रमिक गड्ढे के अंदर जोड़ाई का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक गड्ढे की दीवार मिट्टी सहित धसक गई और दोनों उस मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग और ठेकेदार ने मिलकर मिट्टी हटाई और दोनों घायलों को बाहर निकाला। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को घर भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल राजमिस्त्री सुंदर सूर्यवंशी को हालत बिगड़ने पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बूढ़ा महादेव के पास में बूढ़ा महादेव रानीपारा। तो एरिया कौन सा पड़ेगा?
एरिया रतनपुर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? रतनपुर पड़ेगा। क्या नाम है उसका? सुंदर। पूरा नाम क्या लिखता है? वो अब उसको नहीं जानता, सुंदर लिखता है वो, और सूर्यवंशी है। कितना उम्र है उसका? अब उसका उम्र होगा करीब करीब वही 40 के आसपास होगा, 35-40 के आसपास। कैसे गिर गया वो उतना ऊपर से मट्टी नीचे? वो भसक गया मट्टी, टंकी बना था। हाँ। और टंकी को जोड़ रहा था, कल भी जोड़ा था, उसी को आज जोड़ रहा था। तो ये मट्टी में दब गया था ये? हाँ, इतना दबा था, ऐसे झुका था तो ऐसे पड़ गया, इतना दबा था इसको। मिट्टी वैसे खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगा ज़्यादा है। ठेकेदार कौन है? अब काम तो नहीं कराता हूँ। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीनदयाल निषाद। थाना में सूचना दिए हो? थाना में नहीं दिए हैं, जल्दी जल्दी इधर आ गए हैं ना अभी, मतलब वहाँ ले गए हैं। अब अस्पताल वाले क्या किए हैं उसको नहीं जानते, फिर साले रिफ़र किए हैं, गाड़ी दी है तो यहीं आ गए। कहाँ से रिफ़र किए हैं? रतनपुर से। न्यायधानी बिलासपुर समेत पूरे संभाग में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आगामी एक सप्ताह तक बिलासपुर संभाग में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिखने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। दिसंबर के इस आखिरी हफ्ते में बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आज सुबह से ही शहर के बाहरी इलाकों और पेंड्रा मरवाही जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक संभाग के कई जिलों में येलो अलर्ट की स्थिति रहेगी, जहां सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। आने वाले 4 से 5 दिनों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे धूप तो निकलेगी, लेकिन शाम होते ही शीतलहर चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। विशेषकर गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोरबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में रात का पारा सामान्य से नीचे जा सकता है। प्रशासन ने कोहरे के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने और बच्चों व बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन शुष्क हवाएं कपकपी बढ़ाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।